हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग से संबंधित एरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एरे क्या होते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल में हम एक वैल्यू स्टोर करवाने के बाद उसमें कोई और नई वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो पहले वाली वैल्यू जो वेरिएबल में स्टोर करवाई थी वह नई वैल्यू से ओवरराइट हो जाएगी। तो एक वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, परंतु अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही नाम के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तब हम एरे का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु एरे में सभी वैल्यूज़ होमोजीनियस टाइप की होंगी, अर्थात जो वैल्यूज़ हम किसी एरे में स्टोर करवाएंगे वह सभी वैल्यूज़ एक ही टाइप की होनी चाहिए। परंतु सभी वैल्यूज़ को जो नाम दिया जाएगा वह एक ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है एरे इज ए सेट ऑफ होमोजीनियस वैल्यूज़ स्टोर्ड अंडर ए कॉमन नेम। एरे इज एन ऑर्डर्ड एंड फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी गिनती फाइनाइट होती है। हम यह नहीं कह सकते कि एरे में अनलिमिटेड वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी और सभी वैल्यूज़ को एक ऑर्डर नंबर या सीरियल नंबर प्रदान किया जाता है जिसकी सहायता से हम एरे में स्टोर्ड वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू एन एरे, अर्थात एरे की सभी वैल्यूज़ को एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट की जाती है। एक सिंगल ब्लॉक में ही एरे की सभी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखा जाएगा। इसके अलावा एरे को जो मेमोरी प्रदान की जाती है वह स्टैटिक होती है, जिसका मतलब यह हुआ कि जब हम एक बार प्रोग्राम को चलाना शुरू कर दें तो उसमें जो एरे डिफाइन किया हुआ है उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। एरे की लेंथ सिर्फ प्रोग्राम बनाते हुए ही चेंज की जा सकती है। प्रोग्राम चलने के बाद एरे की लेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। एरे की लेंथ का मतलब है एरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर हो सकते हैं। ये थी एरे के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह एरे के बेसिक्स हैं। पहला पॉइंट याद रखना है आपने, एरे के सभी वैल्यूज़ एक ही टाइप की होती हैं और सभी को एक ही नाम दिया जाता है। सभी वैल्यूज़ को एक ऑर्डर नंबर या सीरियल नंबर प्रदान किया जाता है और एरे के एलिमेंट्स फाइनाइट होती हैं। एरे की सभी वैल्यूज़ एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होंगी, उसकी वैल्यूज़ मेमोरी में बिखरी हुई नहीं होंगी। और लास्ट वन, एरे की जो मेमोरी एलोकेशन है वह स्टैटिक है, जिसका अर्थ यह होता है कि उसकी लेंथ को जितना उसका साइज़ है, जितनी वह वैल्यूज़ अकोमोडेट कर सकता है, उसकी लेंथ को हम प्रोग्राम चलने के बाद एक बार जब प्रोग्राम चल पड़े तो उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। आइए देखते हैं एरे की कुछ एग्जांपल्स। यह एरे की एक एग्जांपल है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर की गई हैं और सभी वैल्यूज़ एक ही टाइप की हैं। यह सभी वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की हैं। इस तरह से जब एक से अधिक वैल्यूज़ एक ही टाइप की एक ही नाम के अंडर स्टोर की जाती हैं वह एरे कहलाता है। इसी तरह से हम एरे में वैल्यूज़ इस प्रकार से भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने एक ही लाइन में वैल्यूज़ को स्टोर किया है, इसमें मल्टीपल लाइंस में हमने वैल्यूज़ को स्टोर किया है। इसमें भी सभी वैल्यूज़ एक ही टाइप की होंगी, अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ इसमें हम स्टोर नहीं करवा सकते। इन सभी वैल्यूज़ को भी एक ही नाम दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक सिंगल ब्लॉक है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही टाइप की एक ही नाम के अंडर स्टोर की गई हैं। तो जितने भी पॉइंट हमने
एरे के इससे पहले वाली स्क्रीन पे किए थे वो सभी आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जैसे पहले पॉइंट में हमने कहा था कि सभी वैल्यूज़ होमोजीनियस टाइप की होती हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया था कि यह एक फाइनाइट एंड ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट है। ऑर्डर नंबर अभी हमने यहाँ पे शो नहीं किया। सभी वैल्यूज़ को एक सीरियल नंबर दिया जाएगा जिसे हम ऑर्डर नंबर बोलेंगे या इंडेक्स वैल्यू भी बोलते हैं। इस ऑर्डर के बारे में हम जब एरे की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। ये दोनों ही एरे की वैलिड रिप्रेजेंटेशंस हैं क्योंकि दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में होमोजीनियस वैल्यूज़ का फाइनाइट सेट बनाया गया है और सभी वैल्यूज़ एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर की गई हैं। इस तरह यह दोनों ही एग्जाम्पल्स एरे को प्रदर्शित करती हैं। परंतु अगर अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यह एरे नहीं कहलाएगा। क्योंकि इसमें जो वैल्यू स्टोर करवाई गई हैं वह अलग अलग टाइप की हैं। जैसे 5 इंटीजर है, ए करैक्टर है, 2.6 फ्लोट है एंड सो। तो अगर वैल्यूज़ अलग अलग टाइप की हों तब हम उसे एरे नहीं कह सकते। एरे की सभी वैल्यूज़ का एक ही टाइप का होना ज़रूरी है। तो होमोजीनियस ना होने के कारण इस एग्जाम्पल को हम एरे नहीं बोल सकते। आइए अब देखते हैं एरे की टाइप्स। एरे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स और इंडेक्स वैल्यूज यूज्ड टू असेस एरे एलिमेंट्स। एरे में किसी भी एलिमेंट को या वैल्यू को यूज़ करने के लिए कितने सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यूज़, जिसे हम ऑर्डर नंबर भी कहते हैं, कितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स इंडेक्स वैल्यूज़ एरे के एलिमेंट्स को प्रयोग करने के लिए यूज़ की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एरे को क्लासिफाई कर सकते हैं। एरे को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन डायमेंशनल एरेज, जिसमें एक ही डायमेंशन में वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है, अर्थात एरे की सभी वैल्यूज़ को जब एक ही लाइन में स्टोर किया जाता है तब वह वन डायमेंशनल एरे कहलाता है। यह लाइन हॉरिजेंटल रो भी हो सकती है और वर्टिकल कॉलम फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है। दूसरी टाइप है मल्टी डायमेंशनल एरे। जब हम वैल्यूज़ को इस तरह मल्टीपल डायमेंशंस में, मल्टीपल लाइंस में, रोज और कॉलम्स दोनों डायरेक्शंस में वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं तब वह एरे मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। वन डायमेंशनल एरे में किसी भी वैल्यू को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ एक सिंगल सब्सक्रिप्टेड वैल्यू, जैसे पहली वैल्यू के लिए 0, दूसरी वैल्यू के लिए 1, तीसरी वैल्यू के लिए 2 एंड सो ऑन, सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सीरियल नंबर या ऑर्डर नंबर या सब्सक्रिप्ट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं, मेंशन किया हो, तब वह एरे वन डायमेंशनल एरे कहलाएगा। मल्टी डायमेंशनल एरेज में हम वैल्यूज़ को रोज और कॉलम्स में स्टोर करवाते हैं और हर वैल्यू के लिए हम यहाँ पर 2 इंडेक्स वैल्यूज़ या 2 सब्सक्रिप्ट वैल्यूज़ का प्रयोग करते हैं। यह इंडेक्स वैल्यूज़ जो रो को रिप्रेजेंट करती हैं वह रो इंडेक्स वैल्यूज़ कहलाती हैं और जो इंडेक्स वैल्यूज़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें कॉलम इंडेक्स बोला जाता है। तो इस तरह से किसी भी वैल्यू को असेस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 इंडेक्स वैल्यूज़ का प्रयोग या 2 सब्सक्रिप्ट वैल्यूज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए जब एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्ट का प्रयोग करके एरे की किसी वैल्यू को यूज़ किया जाता है तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे बोला जाता है। परंतु जब एक ही इंडेक्स वैल्यू का प्रयोग करके एरे की वैल्यूज़ को प्रयोग किया जाता है तब उसे वन डायमेंशनल एरे बोला जाता है। आइए वन डायमेंशनल एरे के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। When a single subscript or index value is used with the array name, it is called one dimensional array. जब एरे के नाम के साथ किसी वैल्यू को यूज़ करने के लिए केवल एक ही सब्सक्रिप्ट
या एक ही इंडेक्स वैल्यू का प्रयोग किया जाता है तो उसे वन डायमेंशनल एरे बोला जाता है। इन एरेज को सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स और लीनियर एरे भी बोला जाता है। टू डिक्लेयर दीज एरेज फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड। जैसे किसी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, वैसे ही एरे को यूज़ करने के लिए भी हमें पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए सबसे पहले डाटा टाइप बताते हैं, उसी तरह से एरे को डिक्लेयर करते हुए भी हम सबसे पहले डाटा टाइप का नाम लिखेंगे, फिर एरे का नाम बताएंगे, फिर उसकी लेंथ को इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो एरे की पहचान इन स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। जहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे तो इट मीन्स वह एक एरे होगा। तो इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एरे में सभी वैल्यूज़ इस बताई गई डाटा टाइप के अकॉर्डिंग स्टोर की जाएंगी। एरे का नाम जो आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिफाइन किया जा सकता है, और लेंथ का मतलब है एरे में आप कितनी वैल्यूज़, मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे वह बताया जाएगा। और अंत में सेमीकोलन लगाकर हम एरे डिक्लेरेशन को टर्मिनेट कर देंगे। आइए अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंट A10, इंट डाटा टाइप है, एरे का नाम A है और लेंथ 10 है। इट मीन्स मेमोरी में A नाम का एक एरे क्रिएट होगा जिसमें हम 10 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो जितनी लेंथ है उतनी वैल्यूज़ हम स्टोर करवाएंगे। किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी? जो हमने एरे डिक्लेरेशन में बताया है, अर्थात सभी वैल्यूज़ यहाँ पर इंटीजर टाइप की स्टोर होंगी। तो इस डिक्लेरेशन से एरे को इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी, और एरे की हर एक वैल्यू के लिए एक इंडेक्स वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, 0 से स्टार्ट होगी, और लास्ट इंडेक्स है जो वह एरे की लेंथ से हमेशा 1 कम होता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। इसी इंडेक्स वैल्यूज़ के कारण हम इसे ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस एरे डिक्लेरेशन से मेमोरी में एक सिंगल ब्लॉक इस तरह से एरे को एलोकेट किया जाएगा जिसमें 10 वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की स्टोर करवाई जा सकती हैं, और सभी वैल्यूज़ के लिए एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू जो कि हमेशा 0 से स्टार्ट होती है वह प्रयोग की जाएगी। जो सबसे बड़ी इंडेक्स वैल्यू होती है उसे हम अपर बाउंड बोलते हैं, और जो सबसे छोटी इंडेक्स वैल्यू होती है उसे हम लोअर बाउंड कहते हैं। आइए अब देखते हैं वन डायमेंशनल एरे को कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब सी लैंग्वेज में किसी एरे को डिक्लेयर किया जाता है तब उसे इस प्रकार से एक सिंगल ब्लॉक मेमोरी का एलोकेट किया जाता है, और इस ब्लॉक में कितनी अलग अलग मेमोरी लोकेशंस क्रिएट होंगी यह एरे की लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हमने 10 लेंथ का एरे क्रिएट किया है तो एरे में 10 मेमोरी लोकेशंस क्रिएट की जाएंगी जिसमें 10 अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर होंगी, बट ये सभी वैल्यूज़ एक ही टाइप की होती हैं जो एरे को डिक्लेयर करते समय हम डिफाइन करते हैं। इन सभी वैल्यूज़ को एक नाम दिया जाता है जिसे एरे नेम कहा जाता है। इन मेमोरी लोकेशंस को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह से सीरियल नंबर अलॉट किया जाता है जिसे सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू कहा जाता है। सी लैंग्वेज में एरे की फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है जिसे लोअर बाउंड ऑफ एरे भी कहा जाता है, और इसी तरह लास्ट लोकेशन का इंडेक्स जो होता है वह एरे की लेंथ से 1 कम होता है, और इस सबसे बड़ी इंडेक्स वैल्यू को अपर बाउंड बोला जाता है। इन इंडेक्स वैल्यूज़ की सहायता से ही हम एरे में स्टोर्ड इन सभी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। जब एरे में हम वैल्यूज़ स्टोर करवा देंगे तब वह एरे
इस तरह से दिखाई देगा। एरे में स्टोर की जाने वाली सभी वैल्यूज़ एक ही टाइप की होनी अनिवार्य हैं, जो कि एरे की डिक्लेरेशन टाइम पर डाटा टाइप जो हम डिफाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इन वैल्यूज़ को एरे एलिमेंट्स या एरे वैल्यूज़ भी बोला जाता है। आइए अब देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। एरे को इनिशियलाइज करने का मतलब है एरे के डिक्लेरेशन टाइम पर ही उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवाना। जैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, वैसे ही एरे को भी डिक्लेयर करते समय ही वैल्यूज़ असाइन की जा सकती हैं, जिसे एरे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। एरे इनिशियलाइजेशन का जो जर्नल सिंटैक्स है वह इस प्रकार है। सबसे पहले डाटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर उसकी लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, फिर बराबर है लगाकर कर्ली ब्रेसेस में कॉमा डालते हुए वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। एरे की लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ असाइन करेंगे। एरे को इनिशियलाइज करने का एक और दूसरा तरीका भी है, आइए देखते हैं कौन सा है। इस मेथड में, एरे इनिशियलाइजेशन के इस मेथड में हमने लेंथ को डिफाइन नहीं किया, तो जब एरे को इनिशियलाइज करते हैं तब उसकी लेंथ डिफाइन करना या ना करना हम पर डिपेंड करता है। अगर हमने एरे की लेंथ डिफाइन नहीं की तो इन कर्ली ब्रेसेस में जितनी वैल्यूज हमने कॉमा लगाकर मेंशन की हैं उनकी गिनती के अकॉर्डिंग ही एरे की लेंथ अपने आप असाइन हो जाएगी। परंतु एरे को डिक्लेयर करते समय एरे की लेंथ को देना अनिवार्य होता है। सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ही हम लेंथ को डिफाइन कर भी सकते हैं और उस लेंथ को छोड़ भी सकते हैं। आइए अब एरे के एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने 5 लेंथ का ए नाम का एक एरे डिफाइन किया है जिसमें सभी वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की डिफाइन की हैं। फिर हमने इक्वल टू लगाकर कर्ली ब्रेसेस में 5 इंटीजर वैल्यूज़ को कॉमा लगाते हुए एरे में स्टोर करवाया है। तो यह एरे इनिशियलाइजेशन है जिसमें हमने लेंथ बताकर उस लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवाया है। आइए अब एरे को इनिशियलाइज करने का दूसरा मेथड भी देखते हैं। इस मेथड में एरे की लेंथ मेंशन किए बिना हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। इन कर्ली ब्रेसेस में हमने एरे को जितनी वैल्यूज़ कॉमा लगाकर प्रोवाइड की हैं उतनी लेंथ अपने आप एरे को एलोकेट हो जाएगी। इन दोनों केसेस में मेमोरी में एरे इस प्रकार से स्टोर होगा। क्योंकि एरे की लेंथ 5 है इसलिए इसका इंडेक्स 0 से 4 तक है। तो इस तरह एरे को इनिशियलाइज करने का मतलब यह होता है कि जब एरे को मेमोरी एलोकेट की जाएगी तभी के तभी उसमें एरे की सभी वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया जाएगा। एरे को इनिशियलाइज करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, परंतु हमने यहाँ पर केवल 2 कॉमन मेथड्स हैं जो एरे को इनिशियलाइज करने के वह बताए हैं। अगर एरे की लेंथ से ज़्यादा वैल्यूज़ एरे को असाइन कर दी जाएं तो उसे एरे ओवरफ्लो कहा जाता है। उसी प्रकार अगर लेंथ से कम वैल्यूज़ एरे को असाइन की जाएं तब बाकी वैल्यूज़ जितनी कम वैल्यूज़ हमने एरे को दी हैं वह वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने एरे को लेंथ 5 दी है और वैल्यू सिर्फ 3 दी हैं, तो पहले 3 वैल्यूज़ तो एरे की 2, 5, 6 हो जाएंगी, बाकी वैल्यूज़ 0, 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं एरे की इनपुट आउटपुट से संबंधित ऑपरेशंस कैसे करवाए जाते हैं। जैसे एरे इनिशियलाइजेशन में हम सिर्फ प्रोग्राम बनाते हुए ही उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, परंतु अगर एरे की वैल्यूज़ हम यूज़र से रन टाइम पे आउटपुट स्क्रीन पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। एरे की वैल्यूज़ रन टाइम पे इनपुट करवाने के लिए हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं।
वन डिमेंशनल एरे के लिए सिंगल फॉर लूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि मल्टी डिमेंशनल एरेज में वैल्यूज इनपुट करवाने के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप्स का प्रयोग करेंगे। आइए वन डिमेंशनल एरे में हम कैसे वैल्यूज को लूप की सहायता से इनपुट करवाएंगे उसके बारे में देखते हैं। हमने यहाँ पर एक सिंपल कोड लिखा हुआ है जो रन टाइम पे एरे की वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हमने एक 5 लेंथ का इंटीजर एरे क्रिएट किया जिसका नाम a रखा है। फिर लूप चलाने के लिए काउंटर वेरिएबल i को डिक्लेयर किया है। तो हमने फॉर लूप 0 से <5 तक चलाया है। क्यों? क्योंकि जब हम a5 लेंथ का एरे क्रिएट करेंगे तो उसका लोअर बाउंड 0 होगा और अपर बाउंड 4 होगा। इसलिए हमने <5, जिसका मतलब i <= 4 तक हमारा यह लूप काम करेगा। जब लूप शुरू होगा तब i की वैल्यू 0 है, उसके बाद कंट्रोल कंडीशन पर ट्रांसफर होगा, जिसका मतलब हुआ 0 <5। कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल लूप के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा कि हमने लूप की वर्किंग में देखा था। अब यहाँ पर scanf %d लगाकर हम एरे की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं। %d क्यों लगाएं? क्योंकि हम एरे में जो वैल्यूज इनपुट करवाएंगे वह इंटीजर टाइप की होंगी। तो इंटीजर वैल्यूज इनपुट करवाने के लिए %d का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमारी i लोकेशन क्या बन गई? 0। तो a एरे की 0 इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर स्कैन करवाया जाएगा। फिर कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवाने के बाद लूप का एक सर्कल, लूप की एक आइट्रेशन पूरी हो जाएगी और जो भी वैल्यू हम एरे में इनपुट करवाएंगी वह एरे की पहली लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। तो एरे को डिक्लेयर करने से यह मेमोरी एलोकेट होगी। एरे को जो वैल्यू मेमोरी में एलोकेट की जाती है उसे हम हॉरिजेंटली भी दिखा सकते हैं और इस तरह वर्टिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो जब int a5 एरे डिक्लेयर किया तो मेमोरी में यह चीज़ बन गई। अब सबसे पहली वैल्यू जो हमने a0 में स्कैन करवाई, a0, तो इस लोकेशन के लिए वैल्यू स्कैन होगी। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे 6 इनपुट करवाते हैं तो यह 6 वैल्यू लेकर a एरे की 0 लोकेशन पर स्टोर करवा देगा। उसके बाद एरे अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए कंट्रोल को वापस आइट्रेशन पार्ट पर i++ एक्सप्रेशन पर ट्रांसफर करेगा। तो i++ से i की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 से 1। उसके बाद कंडीशन फिर चेक होगी। अब कंडीशन क्या है? 1 <5। अब भी कंडीशन ट्रू है। फिर से लूप के अंदर एंटर हो जाएगा कंट्रोल। फिर i की वैल्यू यहाँ पे a1 बन गई। अब जो वैल्यू स्कैन होगी वह a1 लोकेशन के लिए होगी, अर्थात a एरे की 1 नंबर लोकेशन है जो उसके लिए हमसे यहाँ पर वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी। तो जहाँ पे हम सेकंड वैल्यू इनपुट करवाएंगे, मान लीजिए हमने वैल्यू 7 इनपुट करवाई तो 7 वैल्यू यूजर से लेकर scanf ने उस वैल्यू को a एरे की फर्स्ट लोकेशन पर स्टोर करवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, i++ से i की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर से कंडीशन चेक होगी और कंडीशन अब हमारी बन गई 2 <5। अब भी कंडीशन ट्रू है। अब दोबारा से स्कैन करेगा वैल्यू। अब कौन सी लोकेशन की वैल्यू स्कैन होगी? i की वैल्यू 2 है तो a2 लोकेशन बन जाएगी। a2 यह लोकेशन है। इस लोकेशन के लिए वैल्यू गेट की जाएगी scanf की हेल्प से और फिर a एरे की सेकंड इंडेक्स लोकेशन पर वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस तरह एरे के लिए वैल्यूज को 1 by 1 गेट किया जाएगा और 1 by 1 उसकी इंडेक्स वैल्यू लूप के कारण इंक्रीज होती रहेगी और हमसे जो वैल्यू ली जाएगी यूजर आउटपुट स्क्रीन पर हमसे जो वैल्यू ली जाएगी उसे 1 by 1 एरे की अगली लोकेशंस पर स्टोर करवाया जाता रहेगा। तो इस तरह से 1 by 1 एरे की सभी वैल्यूज इनपुट करवाई जाएंगी और जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कब फॉल्स होगी? जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 <5 बन जाएगा तो कंडीशन फॉल्स होगी और हम उससे बाहर आ जाएंगे और हमारे एरे में सभी वैल्यूज स्टोर
हो चुकी होंगी। जिस प्रकार हम एरे की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 गेट करते हैं, उसी तरह अगर इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना है या इनकी वैल्यू को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवाना है, तब भी हम फॉर लूप का प्रयोग करते हुए ही उस काम को करेंगे। आइए अब देखते हैं एरे की वैल्यूज़ को मॉनिटर स्क्रीन पर 1 बाय 1 कैसे शो करवाया जाएगा। तो इस कोड में हमने फिर फॉर लूप चलाया है एरे की लोअर बाउंड वैल्यू से अपर बाउंड वैल्यू तक, अर्थात 0 से 4 तक लूप चलाया है। और इसमें अब स्कैन करने के बजाय हमने printf फंक्शन का प्रयोग किया है। जैसे scanf में i की वैल्यू 0 से 4 तक लूप चला था, सेम उसी तरह यहाँ पर भी i की वैल्यू 0 से 4 तक लूप चलेगा। सबसे पहले a0 लोकेशन से वैल्यू गेट की जाएगी। a0 पर 6 है, तो इसने पहली बार लूप चलने पर a0 से वैल्यू 6 गेट की और printf ने उसे मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवा देना है। फिर लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है, तो अगली वैल्यू a1, यह लोकेशन क्या बन गई a1। a एरे की फर्स्ट लोकेशन से वैल्यू गेट करेगा 7 और उसको मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। फिर उसी प्रकार दोबारा से लूप चलेगा। अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो a2 लोकेशन से 12 वैल्यू ली और उसने मॉनिटर पे 12 वैल्यू को शो करवा देना है। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, a3 से 20 उठाएगा और हमें मॉनिटर स्क्रीन पर शो कर देगा। उसी प्रकार लास्ट टाइम जब लूप चलेगा i की वैल्यू 4 होगी, तब a4 लोकेशन से 8 वैल्यू लेकर उसे मॉनिटर स्क्रीन पर शो कर देगा। अब i की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार एरे की वैल्यूज 1 बाय 1 लोअर इंडेक्स से अपर इंडेक्स तक एक एक करके वैल्यूज को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवाया जाएगा। आइए अब हम एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं एरे की वर्किंग को दर्शाता हुआ। यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम एरे की इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बनाया है। यहाँ पर हम एरे को इनिशियलाइज नहीं करवा रहे और यहाँ पे मेमोरी में क्या हो रहा है वह समझाने की कोशिश की जाएगी और यह ब्लैक एरिया इस प्रोग्राम के आउटपुट को दर्शाता रहेगा। मेन मेमोरी वाला पार्ट सिर्फ आपको एरे की वर्किंग या इस प्रोग्राम की वर्किंग को समझाने के लिए बनाया गया है। यह पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब सबसे पहले मेन फंक्शन से प्रोग्राम शुरू होगा, तब मेमोरी में एक एरे क्रिएट होगा int a5, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। ए एरे क्रिएट हुआ, इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएंगी जिनकी इंडेक्स वैल्यू 0 से 4 तक होंगी। फिर एक i नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जो काउंटर वेरिएबल के तौर पर लूप के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके मेमोरी में इस तरह एलोकेशंस हो जाएंगी, एरे को भी और सिंपल वेरिएबल को भी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा printf enter 5 वैल्यूज। इस स्टेटमेंट ने मॉनिटर स्क्रीन पे एक मैसेज शो करना है enter 5 वैल्यूज, enter 5 वैल्यूज। उसके बाद कंट्रोल अगली लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे i की वैल्यू 0 होगी। सबसे पहले i को इनिशियलाइज करवाया जाएगा, i की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 5। उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी 0 लेस देन 5। तो इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, जिस कारण कंट्रोल लूप के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे a0 की लोकेशन को यूजर से गेट करवाया जाएगा। a0 के लिए मान लीजिए यूजर ने 6 इनपुट करवाया और 6 वैल्यू a एरे की 0 लोकेशन पे। 0 लोकेशन क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 0 है, तो यह लोकेशन a0 बन जाएगी, जिससे जो वैल्यू एंटर की जाएगी वह a0 लोकेशन पर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से 6 वैल्यू a0 पर स्टोर होगी। फिर लूप पूरा होगा और कंट्रोल यहाँ से नेक्स्ट आइट्रेशन पे ट्रांसफर होगा। i की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी? 1। i की वैल्यू 0 से कितनी होगी? 1। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन टेस्ट होगी। अब कंडीशन क्या बन गई? 1 लेस देन 5। तो कंडीशन क्या है? अभी भी ट्रू है। फिर से कंट्रोल
लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्कैन की जाएगी? A1 की। A1 की क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 पुट हो गया तो A1 कौन सी लोकेशन हुई? A एरे की 1 नंबर इंडेक्स की लोकेशन है। जो इस लोकेशन के लिए वैल्यू को गेट किया जाएगा। मान लीजिए यूजर ने एंटर करवाया 7, तो यह 7 वैल्यू A एरे की 1 लोकेशन पर स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, i की वैल्यू प्लस प्लस होकर 1 से 2 बन जाएगी। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन क्या बन जाएगी? 2 लेस देन 5, जो कि फिर से ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने के कारण लूप दोबारा से चलेगा और स्कैनएफ में A2, i की वैल्यू 2 होने के कारण यह लोकेशन क्या बन गई? A2। A एरे की सेकंड लोकेशन के लिए वैल्यू को इनपुट करवाया जाएगा। अब मान लीजिए यूजर ने 12 इनपुट किया तो A एरे की सेकंड इंडेक्स पर 12 वैल्यू को स्टोर करवाया जाएगा। फिर से i प्लस प्लस आइट्रेशन होगी, i की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यह फिर से ट्रू है। दोबारा से लूप चलेगा। अब A3 लोकेशन के लिए वैल्यू गेट की जाएगी। A3 के लिए मान लीजिए यूजर ने 20 इनपुट करवाया तो यह 20 वैल्यू A एरे के 3 इंडेक्स नंबर लोकेशन पे यह वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर से आइट्रेशन पर कंट्रोल ट्रांसफर होगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर 4 लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू है तो दोबारा से स्कैनएफ होगा। A4 के लिए स्कैन हुआ तो यूजर ने मान लीजिए 8 इनपुट करवाया तो A एरे की 4th लोकेशन पर कितना स्टोर हो जाएगा? 8। उसके बाद i की वैल्यू 5 हो जाएगी। कंडीशन क्या बन जाएगी? 5 लेस देन 5, क्या हुआ? फॉल्स। तो यह फॉर लूप अपना काम रिपीट करना बंद कर देगा। कंट्रोल इसके बाद जो हमने लाइन लिखी है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज शो करवाया है, प्रिंटएफ लाइन चेंज होकर स्क्वायर ऑफ एरे वैल्यूज नाम का एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है। तो इसने प्रिंटएफ ने मॉनिटर स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज शो करना है लाइन चेंज करने के बाद, स्क्वायर ऑफ एरे वैल्यूज। उसके बाद अगली स्टेटमेंट चलेगी, फॉर लूप दोबारा से एक नया फॉर लूप चलेगा, बट काउंटर वेरिएबल हम वही यूज कर रहे हैं, i को ही। तो i की वैल्यू जो यहाँ पर 5 हो चुकी थी, अब दोबारा से i की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। तो अब दोबारा से काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक होगी, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी। फिर से लूप में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर A0 को A0 से मल्टीप्लाई करवाया गया है। i की वैल्यू 0 होने के कारण A0 पर कितना है? 6 इंटू फिर A0 पर कितना है? 6। तो 6 इंटू 6, इस स्टेटमेंट ने एरे की फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू को गेट करना है और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करके हमें प्रिंटएफ मॉनिटर स्क्रीन पे लाइन चेंज करवाने के बाद शो करवा देना है। तो प्रिंटएफ के कारण आउटपुट स्क्रीन पर हमें 6 इंटू 6 कितना रिजल्ट शो होगा? 36। उसके बाद एक आइट्रेशन पूरी हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ से फिर से ट्रांसफर होगा, कहाँ पर ट्रांसफर होगा? आइट्रेशन पार्ट पर। तो i प्लस प्लस से i की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी? अब 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 5 ट्रू है। फिर से लूप में एंटर हो जाएगा, तब यहाँ पे लोकेशन क्या बन गई? A1 इंटू A1। तो A1 में कितना है? 7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आउटपुट प्रिंटएफ ने कितनी शो करनी है लाइन चेंज करवाने के बाद? 49। उसके बाद फिर से आइट्रेशन होगी, i प्लस प्लस i की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो दोबारा से लूप चलना है, A2 इंटू A2। तो A एरे की सेकेंड लोकेशन की वैल्यू 12 इंटू 12, हमारे पास 144 प्रिंटएफ ने आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा देना है। उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब थर्ड लोकेशन की वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कराकर 20 इंटू 20 हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाया जाएगा 400। फिर i प्लस प्लस दोबारा से हुआ, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब a एरे की 4th लोकेशन की वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करवाकर, अर्थात 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई होगा और हमारी स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर 64 को डिस्प्ले कराया जाएगा।
उसके बाद यह लूप पूरा हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 वैल्यूज को पहले हमने लूप लगाकर एरे में इनपुट करवाया, फिर उन्हीं वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने मेमोरी से उठाया और उनके ऊपर जो भी कैलकुलेशन करनी थी वह करवा के हमने उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया। तो एरे की सभी एलिमेंट्स पर जब भी हम काम करेंगे तो हमें फॉर लूप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फॉर लूप की सहायता से उसमें काउंटर वेरिएबल की हेल्प से हम इंडेक्स वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और एरे की नेक्स्ट लोकेशन को यूज करते हुए अपने काम को करवाते रहेंगे। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मल्टी डिमेंशनल एरे। जब एरे में एक से ज़्यादा इंडेक्स वैल्यू का प्रयोग किया जाए तो उन एरेज को हम मल्टी डिमेंशनल एरे बोलते हैं। एक से ज़्यादा इंडेक्स वैल्यू कह लो या एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स का प्रयोग करते हुए जब हम एरे की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो उस तरह के एरे को मल्टी डिमेंशनल एरे बोला जाता है। तो यह एरे जो होते हैं उनमें अक्सर हम 2 सबस्क्रिप्ट या 3 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हुए एरे को यूज कर रहे हैं तब उसे 2 डिमेंशनल एरे कहा जाता है, जैसे कि नीचे डायग्राम में दिया हुआ है। जब मल्टीपल रोज में और मल्टीपल कॉलम्स में इस तरह से वैल्यूज को स्टोर करवाया जाता है तो हर एक वैल्यू के लिए हम दो इंडेक्स वैल्यूज, एक रो इंडेक्स एक कॉलम इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के एरे को हम 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब इस तरह से 3 डायमेंशंस में, अर्थात रो और कॉलम तो है ही, 2 डायमेंशनल को मल्टीपल लेयर्स में, इस तरह से मल्टीपल लेयर्स में 2 डायमेंशनल एरे को स्टोर करवाया जाता है तब उस तरह के एरे में 3 इंडेक्स वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। एक रो इंडेक्स, एक कॉलम इंडेक्स, एक डेप्थ को शो करता हुआ इंडेक्स भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह जब हम एरे की किसी वैल्यू को यूज करने के लिए 3 इंडेक्सेस का प्रयोग करते हैं, 3 सबस्क्रिप्ट वैल्यूज का प्रयोग करते हैं तो उस तरह के एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे बोला जाता है। 3 डायमेंशनल एरेज का यूज मोस्टली गेमिंग एप्लीकेशंस या मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में किया जाता है। नॉर्मली हम 2 डायमेंशनल एरे का प्रयोग करते हैं। आइए 2 डायमेंशनल एरे को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 डायमेंशनल एरेज आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन ए टेबुलर फॉर्म। जब हमने डाटा को या वैल्यूज को एक टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करवाना है तब हम 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। देयरफॉर टू रिप्रेजेंट दीज एरेज 2 सबस्क्रिप्ट्स आर यूज्ड। इसी कारण हम इन एरेज में 2 सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हुए टेबल की सभी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है जो वह रो इंडेक्स कहलाता है और सेकंड सब्सक्रिप्ट को हम कॉलम इंडेक्स कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम इस सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप डिफाइन करेंगे जो यह डिसाइड करती है कि किस तरह की होमोजीनियस वैल्यूज एरे में स्टोर की जाएंगी। फिर एरे का नाम, यह नाम आइडेंटिफायर की नेमिंग रूल्स को ध्यान में रखकर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि यह एरे की निशानी होती है, तो यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हमने 2 तरह की लेंथ को मेंशन करना होता है। पहली लेंथ रोज के लिए डिफाइन की जाती है, फिर दूसरी लेंथ कॉलम्स को डिफाइन करती है। जितनी रोज और जितनी कॉलम्स का हमने एरे डिफाइन करना है, टेबल डिफाइन करना है, उतनी रोज एंड कॉलम्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आइए एक एग्जांपल देखते हैं, इंट A34। तो यहाँ पर इस एरे में सभी वैल्यूज इंटीजर टाइप की स्टोर होंगी और उस एरे का नाम A होगा। जहाँ पर 3 रोज और 4 कॉलम का एक एरे मेमोरी में क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर A नाम का एक एरे क्रिएट किया गया है जहाँ पर 3 रोज के लिए हम इंडेक्स क्या यूज करेंगे, 0 1 2।
और 4 कॉलम का एक एरे डिफाइन किया गया है और कॉलम के लिए हम इंडेक्स यूज करेंगे 0 1 2 3। तो सबसे बड़ी इंडेक्स वैल्यू होती है जो वह लेंथ से हमेशा 1 कम होती है। यहाँ पर रो की लेंथ 3 थी तो इंडेक्स वैल्यू 2 तक है। यहाँ पर कॉलम की लेंथ 4 है तो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू, बड़ी से बड़ी इंडेक्स वैल्यू है जो वह 3 होगी। तो इस तरह से इस एरे में हम 12 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो कितनी वैल्यू एक 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर होंगी वह जानने के लिए हम इन रो और कॉलम के साइज को आपस में मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। आइए अब 2 डायमेंशनल एरे की रिप्रेजेंटेशन को डिटेल से समझते हैं। जब 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया जाएगा तब उस एरे की प्रत्येक वैल्यू को यूज करने के लिए हम 2 इंडेक्सेस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स रो इंडेक्स कहलाता है और सेकंड इंडेक्स कॉलम इंडेक्स कहलाएगा। तो जब किसी भी सेल की वैल्यू या किसी भी लोकेशन की वैल्यू को यूज करना है तो उसके लिए हम 2 इंडेक्स वैल्यूज का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको इस सेल में ही दिखाया गया है कि 0 0, तो हर एक इंडेक्स वैल्यू को हमने एक सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें स्टोर वैल्यू को यूज करने के लिए हमें A00 का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि हम A एरे की 0 रो इंडेक्स में 0 कॉलम इंडेक्स की वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। उसी तरह से अगली वैल्यू के लिए हम 0 1 का प्रयोग करेंगे, जहां पर 0 रो इंडेक्स है और 1 कॉलम इंडेक्स को दर्शाता है। इसी तरह से सारी रो की वैल्यूज को हम 1 बाय 1 असेस कर सकते हैं। जब रो पूरी हो जाए तब हम अगली रो इंडेक्स को यूज करेंगे। यहाँ पर इस रो में इस पहली वैल्यू को हम 1 0 से डिनोट करेंगे, क्योंकि यह 1 नंबर रो इंडेक्स को और 0 नंबर कॉलम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से हम 1 बाय 1 अगली रो को असेस करेंगे। फिर लेंथ के अकॉर्डिंग हम लास्ट रो और लास्ट कॉलम के इंडेक्स तक वैल्यूज को 1 बाय 1 असेस करते रहेंगे। 0 1 2 3 यह सभी रो इंडेक्सेस को शो करती हुई वैल्यूज हैं, जबकि 0 1 2 3 यह कॉलम इंडेक्सेस को शो करती हुई वैल्यूज हैं। जब हम इसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो वैल्यूज को इस तरह से स्टोर करवाया जाएगा। यह 2 वैल्यू किस लोकेशन पर स्टोर है? A00 इस लोकेशन पर हमने 2 स्टोर करवाया है। उसी तरह से हर एक वैल्यू के लिए हम एक यूनिक इंडेक्स नंबर जो कि रो और कॉलम इंडेक्स को मिलाकर बनता है उसका प्रयोग करते हुए एरे की सभी वैल्यूज को असेस कर सकते हैं। जब भी हमने 2 डायमेंशनल एरे की सभी वैल्यूज को असेस करना है तब हम नेस्टेड फॉर लूप्स का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करवाने की अलग अलग मेथड्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला मेथड कॉमन मेथड है, जो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन किया है, जहाँ पर 3 रोज और 2 कॉलम का एक एरे क्रिएट किया जाएगा जिसमें मैक्सिमम 6 वैल्यूज 3 × 2 6 वैल्यूज स्टोर की जाएंगी। तो 1 डायमेंशनल एरे की तरह ही हम इसमें करली ब्रैकेट्स में वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख सकते हैं और इसने अपने आप पहली रो में इन 2 वैल्यूज को स्टोर करवा देना है, फिर अगली रो में इन 2 वैल्यूज को स्टोर करवा देना है, फिर अगली रो में इन 2 वैल्यूज को स्टोर करवा देना है। तो इस तरह से 3 रोज में 2-2 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हुई यह वैल्यूज अपने आप 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर हो जाएंगी। दूसरा तरीका है, हम यहाँ पर रोज को डिनोट करने के लिए अलग से करली ब्रैकेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रोज को डिफरेंशिएट करने के लिए हर रो की एलिमेंट्स को अलग करली ब्रेसेस में डिनोट किया है। तो यह फर्स्ट रो के एलिमेंट है, यह सेकंड रो की, यह थर्ड रो की। तो यह दूसरा तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का। इसमें इसी सेकंड मेथड को हमने यूज किए हैं बट रोज को अलग अलग लाइन में लिखा है। सेम वही वैल्यूज हैं, वही मेथड है। यहाँ पर हमने
एक रो में सारी वैल्यूज को डिफाइन कर दिया, बट इस मेथड में हमने हर एक रो को अलग रो में शो करवाया है। तो इन तीनों मेथड्स में ही हमने 2 डायमेंशनल एरे की 6 वैल्यूज को स्टोर करवाने के अलग अलग तरीके मेंशन किए हैं। अब एक और तरीका देखते हैं जिसमें हमने रो की लेंथ को मेंशन नहीं किया, कॉलम की लेंथ को मेंशन किया है। तो जब भी हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करेंगे तो रो का साइज डिफाइन करना या ना करना हम पर निर्भर करता है, जबकि कॉलम का साइज या कॉलम की लेंथ डिफाइन करना अनिवार्य होता है। अगर यह कॉलम की लेंथ भी हम मेंशन नहीं करेंगे तो कंपाइलर ने एरर जनरेट कर देनी है। तो इसमें जितनी रोज हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ डिफाइन कर दी उतनी रोज अपने आप इसमें बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमने 3 रोज को 3 अलग अलग कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से डिफाइन किया है। यह पहली रो के 2 एलिमेंट हैं, यह सेकंड रो के 2 एलिमेंट है, यह थर्ड रो के 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं जहाँ पर हमने रो की लेंथ को मेंशन नहीं किया। परंतु अगर हम रो की लेंथ को डिफाइन कर दें और कॉलम की लेंथ डिफाइन ना करें तो यह इनवैलिड इनिशियलाइजेशन मानी जाएगी। कंपाइलर ने एरर जनरेट कर देनी है क्योंकि कॉलम को मेंशन करना, कॉलम की लेंथ को मेंशन करना अनिवार्य होता है और यहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से 2D एरे को इनिशियलाइज करना सी लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। इन चारों में से अगर किसी भी मेथड को 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मेमोरी में इस तरह से उसको स्टोर माना जा सकता है। तो इन चारों एग्जांपल में हमने 3 रोज और 2 कॉलम्स का एक 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन किया है और इस तरह से रो बाय रो सभी वैल्यूज स्टोर होंगी, चाहे हम कोई भी मेथड इन चारों में से यूज कर रहे हैं। किसी भी वैल्यू को असेस करने के लिए हम 2 इंडेक्सेस का यूज करेंगे। जैसे इस वैल्यू को यूज करना है तब हमें रो इंडेक्स 0 और कॉलम इंडेक्स 0 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस लोकेशन को असेस करने के लिए हम A00 का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए हम इस वैल्यू को असेस करना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए क्या इंडेक्सेस यूज किए जाएंगे? ए एरे में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यह रो इंडेक्स कौन सा है? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो यह कॉलम कौन सा है? 0 इंडेक्स वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो 5 को अगर आप असेस करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो इस 5 को यूज़ करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग में क्या लोकेशन डिफाइन करेंगे? A20, जिसका अर्थ यह हुआ कि सेकंड रो इंडेक्स की 0 कॉलम इंडेक्स वाली वैल्यू को हम यूज़ करना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे की सारी वैल्यूज़ को कैसे हम असेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 डायमेंशनल एरे को यूज़ करने के लिए, उसकी सारी वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आपको नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, उसकी वर्किंग क्लियर है, तब आप इस मेथड को इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको नेस्टेड लूप की वर्किंग का नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे प्रैक्टिकल सेशन 3rd में जो हमने नेस्टेड लूप के बारे में प्रैक्टिकली डिटेल से बताया है, तो पहले आप उस लेक्चर को देखकर अपने नेस्टेड लूप का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लें, ताकि आपको इसकी वर्किंग, 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज़ को यूज़ करने की वर्किंग अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे में जितनी रोज हैं उसके अकॉर्डिंग हम आउटर लूप डिफाइन करते हैं और जितने कॉलम हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनर लूप को यूज़ करते हैं। हमारी यहाँ पर 2 रोज हैं तो बाहर वाला लूप हम 0 से <2 तक चला रहे हैं और 3 कॉलम हैं तो इसलिए हम इनर लूप है जो वह 0 से <3 तक एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जब इस 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किया जाएगा तो उसे मेमोरी में इस प्रकार से मेमोरी एलोकेट होगी, जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स में वैल्यू स्टोर की जाएगी। पहली 3 वैल्यूज पहली रो में स्टोर होंगी, अगली 3 वैल्यूज अगली रो में स्टोर होंगी। उसके बाद
नेस्टेड लूप की सहायता से हमने इस एरे की सभी वैल्यूज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक नेस्टेड लूप का कंसेप्ट लिखा है। आइए अब इस लूप की वर्किंग को, इस नेस्टेड लूप की वर्किंग को समझते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे हम एरे से वैल्यूज़ को वन बाय वन असेस कर सकते हैं। जब सबसे पहले आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 0 होगी और कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन ट्रू, जो कि ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो आउटर लूप से कंट्रोल इनर लूप में ट्रांसफर हो जाएगा, जहां पर जे की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी और कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 3। यहां पर भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फिर से यह इनर लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा और यहाँ पर हमारी लोकेशन क्या बन गई, A0 0, क्योंकि I की वैल्यू भी 0 है, J की वैल्यू भी 0 है, तो A0 0 कौन सी लोकेशन बन गई, यह वाली। तो इसने A0 0 से 3 वैल्यू को उठाना है और प्रिंटफ ने उसको मॉनिटर की स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पर शो करवा देना है। तो A0 0 से वैल्यू 3 उठाई और मॉनिटर स्क्रीन पर 3 को शो करवा दिया गया। उसके बाद इनर लूप का एक आइट्रेशन पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पार्ट पर हमारे कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर J++ से J की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 1 हो जाएगी और कंडीशन फिर से चेक होगी 1 लेस देन 3 ट्रू है। फिर से इनर लूप में एंटर हो जाएंगी, जहां पर अब प्रिंटफ में यह लोकेशन क्या बन जाएगी, I की वैल्यू 0 है और J की वैल्यू 1 है। तो A0 1 कौन सी लोकेशन हुई, यह वाली A0 1, अर्थात 0 रो इंडेक्स और 1 कॉलम इंडेक्स। तो इस लोकेशन से वैल्यू को A0 1 लोकेशन से वैल्यू को उठाया जाएगा और प्रिंटफ ने उस वैल्यू को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवा देना है। फिर से लूप चलेगा, J++ हुआ और J की वैल्यू 1 से कितनी बन जाएगी, 2। फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 3, अभी भी ट्रू है। तो अब फिर कंट्रोल लूप की बॉडी में, इनर लूप की बॉडी में आ जाएगा और यह लोकेशन क्या बन जाएगी, A0 2, क्योंकि I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 2 है। तो इस लोकेशन से A0 2 से, यहाँ से इस लोकेशन से वैल्यू को उठाया जाएगा और मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाएगा। एक शो कर दिया क्योंकि A0 2 पर एक स्टोर है। अब फिर J++ होगा, आइट्रेशन होगी और J की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी और कंडीशन चेक होगी, बट यह कंडीशन अब फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने के कारण इनर लूप ने अपना काम बंद कर देना है और कंट्रोल इनर लूप के बाद जो स्टेटमेंट है printf/n यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसने लाइन को चेंज कर देना है, अर्थात कर्सर को अगली लाइन पर ट्रांसफर कर दिया गया है इस printf में लिखी स्टेटमेंट /n के कारण। /n क्यों यूज करते हैं, न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए। तो इसने न्यू लाइन इंसर्ट कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद यह आउटर लूप यहाँ पे अपना एक साइकिल अब पूरा करेगा और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन पर ट्रांसफर होगा। I++ से 0 से वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 1, और फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 2, यह ट्रू हो जाएगी। फिर से कंट्रोल है जो इस आउटर लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। आउटर लूप की बॉडी के अंदर इनर लूप लगा हुआ है, तो इनर लूप दोबारा से अपना वर्किंग है जो वह स्टार्ट करेगा और J की वैल्यू दोबारा से 0 इनिशियलाइज होगी और कंडीशन दोबारा से ही क्या चेक हो रही है, 0 लेस देन 3। तो यह इनर लूप दोबारा से अपनी सारी आइट्रेशंस को पूरा करेगा, अपने सारे साइकिल पूरा करेगा, फिर आउटर लूप में फिर आ जाएगा। तो अब कंडीशन ट्रू है, फिर से इनर लूप के अंदर कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर लोकेशन क्या बन गई, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 0, तो A1 0। अब यह कौन सी लोकेशन बन गई, यह वाली A1 रो इंडेक्स 0 कॉलम इंडेक्स। तो A1 0 लोकेशन से वैल्यू को उठाया जाएगा और मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंटफ ने उसे शो करवा देना है।
तो यहाँ पर क्या शो हो गया अगली लाइन में 2। फिर इनर लूप का एक आइट्रेशन पूरा हो गया और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए j++ होगा और j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर से कंट्रोल कंडीशन पर ट्रांसफर होगा और कंडीशन 1<3 क्या बन जाएगी, ट्रू। अब कंडीशन ट्रू होने के कारण लूप के बॉडी के अंदर फिर से कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। printf ने इस लोकेशन को क्या डिफाइन किया, a1 1, क्योंकि i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो अब a एरे की 1 1 लोकेशन से 1 1 लोकेशन में क्या है, अब 7, तो इस 7 को उठाकर मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या शो हो गया, 7, और लूप की यह आइट्रेशन पूरी हो चुकी। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए वह j++ पर जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। j की वैल्यू 1 से कितनी बन जाएगी, 1 से कितनी बन जाएगी, 2। फिर कंडीशन क्या बन गई, 2<3, यह भी ट्रू है। फिर से इनर लूप की बॉडी में एंटर होगा और यहाँ पर नेक्स्ट लोकेशन क्या बन गई, अब aij, i की वैल्यू कितनी है, 1, j की वैल्यू कितनी है, 2, तो यह लोकेशन a12 बन गई। जिसका मतलब अब एरे की इस लोकेशन की वैल्यू को a एरे की 1 रो इंडेक्स और 2 कॉलम इंडेक्स की वैल्यू को असेस किया जाएगा। तो a12 से जो वैल्यू है 9 को उठाकर मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। उसके बाद j++ होगा, आइट्रेशन पूरी होने के कारण j++ हुआ, j की वैल्यू 3 हो गई और कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के कारण इनर लूप ने अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देनी है और वह उस लूप से बाहर आकर printf न्यू लाइन पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा, अर्थात कंट्रोल यहां पर अगली लाइन, थर्ड लाइन पर आ गया। उसके बाद आउटर लूप की सेकंड आइट्रेशन पूरी हुई, फिर कंट्रोल आउटर लूप के आइट्रेशन पर ट्रांसफर होगा। अब i की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2, और कंडीशन क्या बन गई, 2<2, फॉल्स। तो आउटर लूप की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो यह इनर लूप में जाना बंद कर देगा और कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा और हमारा नेस्टेड लूप इस तरह से काम करते हुए 1 बाय 1 वैल्यूज को असेस करेगा और सारी वैल्यूज को मैट्रिक्स फॉर्म में शो करवा देगा। आइए अब हम एक प्रोग्राम की सहायता से 2 डायमेंशनल एरे ऊपर काम करना सीखते हैं। यहाँ पर हमने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने 3x2 का एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है और उस पर काम करने के लिए हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप्स का प्रयोग किया है। तो इन लूप्स की सहायता से कैसे एरे के ऊपर काम किया जा रहा है, इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर मेन मेमोरी को भी शो करवाया है। यह पार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, यह सिर्फ हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इस प्रोग्राम की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यह पार्ट बनाया है। जैसे जैसे यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी में किस प्रकार से काम कर रहा है, उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने इस वाइट पोर्शन को बनाया है। जो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी उसे शो करवाने के लिए हमने राइट साइड पे यहाँ पर ब्लैक एरिया डिफाइन किया है। जैसे जैसे इसकी एग्जीक्यूशन होगी वैसे वैसे आउटपुट क्या दिखेगी आपको प्रोग्राम की, वह यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आइए शुरू करते हैं। जब मेन फंक्शन से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट होगा 3x2 का, जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स डिफाइन किए गए हैं और फिर हमने 2 वेरिएबल्स i एंड j को डिक्लेयर किया है जो हम नेस्टेड लूप्स को चलाने के लिए प्रयोग करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर इस एरे को मेमोरी एलोकेट करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर मेमोरी में आपको दिखाया है। 3 रोज और 2 कॉलम। इस एरे का नाम हमने a डिफाइन किया है और जिसमें सभी वैल्यूज इंटीजर टाइप के स्टोर हैं। फिर i और j को मेमोरी एलोकेट होगी। उसके बाद printf एंटर वैल्यूज, इस स्टेटमेंट ने हमारी आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करना है एंटर वैल्यूज नाम का। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, जहां पर फॉर लूप को स्टार्ट किया गया है, यहां सबसे पहले
काउंटर वेरिएबल i को इनिशियलाइज किया जाएगा, i की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी और फिर कंडीशन चेक की जाएगी 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3। तो यह कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के कारण कंट्रोल हमारा इनर लूप में चला जाएगा। यहां पर फिर से j की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से और कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 2। तो यह कंडीशन भी ट्रू है, जिस कारण कंट्रोल इनर लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा। तो यहां पर स्कैनफ स्टेटमेंट के कारण एरे की इस लोकेशन के लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाने को कहा जाएगा। %d क्यों यूज करते हैं? किसी इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। अब किसकी वैल्यू इनपुट करवानी है? एंड aij। तो i की वैल्यू कितनी है? 0। j की वैल्यू कितनी है? 0। तो a00। तो इस लोकेशन के लिए हमसे वैल्यू को इनपुट करवाने को कहा जाएगा। तो मान लीजिए यूजर ने इनपुट करवाया 2। जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तब यह 2 इस लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। फिर इनर लूप की एक आइट्रेशन पूरी हो जाएगी और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाएगा। इससे j++ होकर j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और फिर से कंडीशन टेस्ट होगी। कंडीशन क्या बन जाएगी अब? 1 लेस देन 2। तो यह कंडीशन भी ट्रू है। तो दोबारा से कंट्रोल इनर लूप की बॉडी में चला जाएगा और स्कैनफ के कारण हमसे एक और इंटीजर वैल्यू ली जाएगी। अब स्कैनफ फंक्शन i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 1 पुट करके यहां पर हमसे a01 लोकेशन अर्थात इस लोकेशन के लिए वैल्यू इनपुट करवाने को कहेगा। मान लीजिए अब यूजर ने वैल्यू इनपुट करवाई 6। तो यह 6 वैल्यू a01 लोकेशन पर स्टोर हो जाएगी। तो इससे सेकंड आइट्रेशन है जो लूप की वह भी पूरी हो जाएगी और कंट्रोल फिर से आइट्रेशन पार्ट पर जाएगा और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो कंडीशन क्या बनेगी? 2 लेस देन 2। परंतु अब यह कंडीशन क्या हुई? फॉल्स होगी, जिसके कारण कंट्रोल इनर लूप में जाने के बजाय इनर लूप से बाहर आउटर लूप में वापस आ जाएगा। अब आउटर लूप की आइट्रेशन भी पूरी हो चुकी है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन पर कंट्रोल ट्रांसफर होगा। i++ से i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। i की वैल्यू 1 हो गई, फिर इसकी कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन 3। यह कंडीशन क्या हुई? ट्रू। ट्रू होने के कारण कंट्रोल फिर से इनर लूप में चला जाएगा और इनर लूप में j की वैल्यू 0 फिर से इनिशियलाइज होगी और कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 2। तो यह कंडीशन भी क्या हुई? ट्रू हुई। तो दोबारा से कंट्रोल इनर लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा। अब यहां पर aij की वैल्यू क्या बन गई? i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 0। तो स्कैनफ ने a10 अर्थात इस लोकेशन के लिए वैल्यू को गेट करना है। तो स्कैनफ ने a10 लोकेशन के लिए हमसे वैल्यू की डिमांड की और यूजर ने मान लीजिए 3 इनपुट करवाया, तो यह 3 a10 पर स्टोर हो जाएगा। फिर इनर लूप की एक आइट्रेशन पूरी हो गई और कंट्रोल वापस नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चला जाएगा j++ पर। j++ के कारण j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और कंडीशन फिर से टेस्ट होगी 1 लेस देन 2। यह ट्रू है। तो कंट्रोल इनर लूप की बॉडी में दोबारा से चला जाएगा। अब यह लोकेशन i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो यह लोकेशन कौन सी बन गई? a11 अर्थात यह लोकेशन। तो स्कैनफ ने a11 लोकेशन के लिए हमसे वैल्यू गेट करनी है। मान लीजिए यूजर ने 8 इनपुट करवाया, तो 8 को a एरे की 11 लोकेशन पर स्टोर करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से इनर लूप j++ पर चला जाएगा और यहां पर j++ ने j की वैल्यू को 2 कर देना है और अब यह कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 लेस देन 2
फॉल्स है। तो कंट्रोल फिर से लूप से बाहर आ जाएगा, इनर लूप से बाहर आ जाएगा और आउटर लूप ने अपनी आइट्रेशन पूरी करके फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए i++ पर चले जाना है और इससे i++ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक होगी 2 < 3, यह कंडीशन भी ट्रू है। फिर से कंट्रोल इनर लूप में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से कंट्रोल इनर लूप में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां पर j की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज होगी, j की वैल्यू 0 हो जाएगी और कंडीशन चेक होगी 0 < 2, तो यह कंडीशन ट्रू है। तो कंट्रोल है जो वह फिर से लूप इनर लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो अब यहां पर लोकेशन क्या बन गई, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 0 है, तो A20 लोकेशन अर्थात इस लोकेशन के लिए स्कैनफ ने हमसे एक वैल्यू इनपुट करवानी है। अब मान लीजिए यूजर ने इनपुट करवाया 4, तो यह 4 वैल्यू स्कैनफ ने 20 लोकेशन पर स्टोर करवा देनी है। उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए j++ पर जाएगा और j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और कंडीशन क्या चेक होगी, 1 < 2, यह भी ट्रू है। तो फिर से इनर लूप की बॉडी में कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो अब i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो स्कैनफ ने A21 लोकेशन के लिए अर्थात इस लोकेशन के लिए हमसे वैल्यू गेट करनी है। तो A21 में मान लीजिए अब यूजर ने इनपुट करवाया 5, तो स्कैनफ ने इस 5 वैल्यू को A एरे की 21 लोकेशन, इस लोकेशन पर स्टोर करवा देना है और कंट्रोल को नेक्स्ट आइट्रेशन पर j++ पर ले जाना है और j की वैल्यू 1 से 2 कर देनी है और फिर कंडीशन चेक होगी 2 < 2 फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने के कारण हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे और आउटर लूप ने अपनी आइट्रेशन पूरी करके नेक्स्ट आइट्रेशन पे कंट्रोल को ट्रांसफर कर देना है, i++ पे कंट्रोल को ट्रांसफर कर देना है। अब i++ के कारण i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 3। अब कंडीशन चेक होगी 3 < 3 फॉल्स। तो इस तरह से आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है और हम इस आउटर लूप से कंट्रोल को बाहर ले आए और इस लूप के बाद जो स्टेटमेंट है printf 2D इन मैट्रिक्स फॉर्म कंप्यूटर द्वारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो printf ने हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है आउटपुट स्क्रीन पर 2D इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यह मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद /n के कारण लाइन चेंज हो जाएगी और कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन पर यहां पर आ जाएगा। तो पहले लूप ने सिंपली क्या किया, 1 बाय 1 एरे की वैल्यूज को रो बाय रो गेट किया और उसमें स्टोर कर। जब इनर लूप अपनी वर्किंग बंद कर देगा तब हमारा एरे सभी वैल्यूज प्राप्त कर चुका होगा। अब हम एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं, उसकी सभी वैल्यूज को एक मैट्रिक्स फॉर्म में रो और कॉलम फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक अलग से नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर फिर से एक नेस्टेड लूप लगाया है जो कि 3 बाय 2 अर्थात 3 रोज और 2 कॉलम के लिए चलाया गया है। तो आइए अब देखते हैं इस लूप की वर्किंग कैसे यह काम कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इनर लूप की ओर चला जाएगा। इनर लूप में सबसे पहले j की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी, 0 < 2 ट्रू है, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन ट्रू होने के कारण कंट्रोल इनर लूप की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या लोकेशन बन गई हमारी, i की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है, तो A00 लोकेशन से वैल्यू गेट की जाएगी और 3 विड्थ एलोकेट करके
इस लोकेशन की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जाएगा। यहाँ पे हमने 3 फील्ड विड्थ स्पेसिफाई की है ताकि वैल्यूज साथ साथ में जुड़कर शो ना हो। तो यह फॉर्मेटिंग कराने का एक मेथड है जिसकी सहायता से हम वैल्यूज के बीच में स्पेस डालकर उन्हें शो करवा सकते हैं। इसलिए प्रिंटफ जब इस वैल्यू को शो करेगा तो 3 कैरेक्टर जितनी फील्ड विड्थ लेकर उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा ताकि अगली वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू के बीच में थोड़ा सा गैप शो हो। तो अब A00 लोकेशन से वैल्यू को गेट किया जाएगा और प्रिंटफ ने इस वैल्यू को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवा देना है 3 फील्ड विड्थ में। तो यहां पर हमारे पास कितना शो हो गया 2। 3 फील्ड विड्थ का मतलब है पहले कैरेक्टर के लिए स्पेस छोड़ दी, दूसरे कैरेक्टर के लिए स्पेस छोड़ दी और थर्ड लोकेशन पे हमारे पास क्या शो हो गया 2। तो इस तरह से 3 फील्ड विड्थ में हमने एक कैरेक्टर को एक डिजिट को शो करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3D। आप जितनी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 5D 6D 7D उतनी स्पेस उतनी विड्थ उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज की जाएगी। अब वैल्यू शो होने के बाद इनर लूप ने अपनी पहली आइट्रेशन पूरी कर ली और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होगा। J++ से J की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी 1। कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन 2 ट्रू है। फिर से कंट्रोल इनर लूप की बॉडी में आ जाएगा और जहां पे अब लोकेशन क्या बन गई I0 J1। तो 0 1 लोकेशन कौन सी हुई 0 1 लोकेशन यह है, 0 1 लोकेशन यह बन गई। तो इस लोकेशन से 0 1 से वैल्यू को 6 वैल्यू को गेट करेगा और प्रिंटफ ने उसे 3 फील्ड विड्थ का प्रयोग करते हुए मॉनिटर स्क्रीन पर 6 को शो करवा देना है। तो इस तरह यहां पर 3 फील्ड विड्थ का प्रयोग करते हुए अगली वैल्यू A01 से उठाकर 6 को शो करवाया गया है। फिर से इनर लूप की आइट्रेशन पूरी हुई, कंट्रोल ट्रांसफर J++ पर हुआ और J की वैल्यू 2 बन गई और कंडीशन क्या हुई अब फॉल्स। तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आउटर लूप में जब आएंगी तो वहां पर हमें क्या मिला printf/n। तो इस स्टेटमेंट में जो आउटर लूप में लिखी गई है इस स्टेटमेंट में कंट्रोल को अगली लाइन पर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आउटर लूप पूरा हो गया और कंट्रोल को नेक्स्ट आइट्रेशन पर ट्रांसफर कर दिया। I++ से I की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और कंडीशन क्या टेस्ट हुई 1 लेस देन 3 क्या हुआ यह ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के कारण कंट्रोल फिर से इनर लूप में ट्रांसफर होगा। दोबारा से J की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 2 तो यह कंडीशन ट्रू है जिसके कारण इनर लूप की बॉडी में फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब प्रिंटफ ने I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 0, तो प्रिंटफ ने A10 लोकेशन से वैल्यू को गेट करना है। 10 लोकेशन हमारी यह हुई। 10 लोकेशन से वैल्यू को गेट करना है और मॉनिटर स्क्रीन पर 3 फील्ड विड्थ का प्रयोग करते हुए उसे डिस्प्ले करवा देना है। तो यहां पर कितना शो हुआ 3। फिर आइट्रेशन पूरी हुई इनर लूप की और कंट्रोल ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट आइट्रेशन पर J++ पर। तो J की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी 1। कंडीशन ट्रू है। फिर से इनर लूप में प्रिंटफ को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब कौन सी लोकेशन से वैल्यू गेट करेगा यह I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो A11 से A11 यह लोकेशन है जहां पर 8 स्टोर है। तो यहां से वैल्यू को उठाकर मॉनिटर स्क्रीन पे 3 फील्ड विड्थ का प्रयोग करते हुए शो करवाया जाएगा। अगर हम 3 फील्ड विड्थ ना सेट करते तो 8 या 6 बिल्कुल साथ में इसके शो होना था। ऐसे लगना था जैसे यह एक सिंगल वैल्यू है 26 38। तो इसलिए वैल्यूज को अलग अलग शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे 3 फील्ड विड्थ का प्रयोग किया है। तो अब J की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होगी नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाकर J की वैल्यू ++ होने के कारण 1 से 2 हो जाएगी और कंडीशन चेक होगी
तो यह कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। एग्जीक्यूशन कंट्रोल इनर लूप से बाहर आकर आउटर लूप में प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा, जिससे लाइन चेंज हो जाएगी, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और फिर आउटर लूप ने अपनी इस आइट्रेशन को पूरा किया और कंट्रोल को नेक्स्ट आइट्रेशन पर i++ पर ले गया। i++ से i की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, अब 2। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, 2<3 ट्रू है तो इनर लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, j की वैल्यू दोबारा फिर से इनिशियलाइज हुई और कंडीशन चेक हुई जो कि ट्रू है, तो प्रिंटफ ने a एरे की 20 लोकेशन सी, a एरे की 20 लोकेशन यह हुई, तो यहां से 4 को गेट किया और प्रिंटफ ने उसे मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवा देना है। 4 शो करवा दिया 3 फील्ड विड्थ का प्रयोग करते हुए। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पर कंट्रोल ट्रांसफर होगा, j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है और फिर से प्रिंटफ ने अपना काम करना है। अब उसने 2 1 लोकेशन से A2 1 लोकेशन यह है जहां पर 5 स्टोर है, यहां से वैल्यू को गेट करना है और मॉनिटर स्क्रीन पर 3 फील्ड विड्थ का प्रयोग करते हुए शो करवा देना है। तो अब इनर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन से j की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो कि कंडीशन को फॉल्स कर देगी और कंट्रोल हमारा आउटर लूप में वापस आ जाएगा, जहां पर प्रिंटफ स्टेटमेंट ने /n के कारण कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर कर देना है। फिर आउटर लूप की आइट्रेशन होगी i++ से i की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। अब i की वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन भी इस लूप की क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 3<3 फॉल्स है, तो कंट्रोल इस लूप से भी बाहर आ जाएगा। अब हमारा यह नेस्टेड लूप पूरा हो चुका है और इसके बाद क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया तो हमारे पास फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स फॉर्म में शो हो रही है। यह हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है जिसमें रो और कॉलम में हमने जो 2D एरे में 2 डायमेंशन एरे में वैल्यू स्टोर करवाई थी वह शो करवाई गई है। हम इन वैल्यूज पर कोई भी काम करवा सकते हैं। 2 डायमेंशन एरे से संबंधित कुछ और प्रोग्राम भी हम एरे के प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। फिलहाल यह प्रोग्राम आपको 2 डायमेंशनल एरे पर कैसे काम करना है, कैसे लूप 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज को 1 बाय 1 गेट करते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं, जो उससे वैल्यू उठाकर मॉनिटर स्क्रीन पे शो करवाते हैं। तो इस मकसद से हमने इस प्रोग्राम को बनाया है ताकि आप इसकी वर्किंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए।